नमस्कार दोस्तों, रहस्यमयी विरासत के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शाम को सीताराम ने मोहनलाल के घर जाने का फैसला किया। गांव के बीचों बीच मोहनलाल की बड़ी सी हवेली थी। उसका बड़ा बेटा घर पे ही था। सीताराम के लिए उसने चाय नाश्ता मंगाया। बोलो सीताराम, कैसे आना हुआ? कुछ परेशानी तो नहीं ना? मोहनलाल के बेटे विक्रम ने उसका हाल चाल पूछा। सीताराम ने दोपहर की घटना विक्रम को बताई। सीताराम की बातें सुनकर विक्रम के माथे पर शिकन आई। विक्रम का चिंतित चेहरा देख सीताराम ने पूछा, क्या हुआ मालिक? कोई परेशानी है क्या? मैंने सुना है गांव पर जो संकट आया है उसकी जड़ वही गुफा है। तुमने सही सुना है सीताराम। मेरे पिता ने मुझे ये जमीन जायदाद के साथ ये आफत भी विरासत में दी है। विक्रम बोला, तो क्या दिक्कत है उसमें? पूजा ही तो करनी है। सीताराम बोला, हाँ पूजा ही करनी है, पर वो कोई मामूली पूजा नहीं है। उसमें अरे सीताराम, तुम कब आए? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूं। विक्रम की पत्नी तारामती ने विक्रम को बीच में रोका। अजी जरा अंदर आइए ना। तारामती विक्रम के कान के पास जाकर खुसफुसाई। अरे क्या हुआ? विक्रम बोला, पहले आइए तो बताती हूं। और उसने जाते जाते विक्रम को आंखें बड़ी करके दिखाई। बेचारा विक्रम चुपचाप उसके पीछे चला गया। सीताराम वहीं बैठे हवेली को निहारता रहा। कुछ देर बाद विक्रम वापस आया। उसके आंखों में अजीब सी चमक थी। तारामती भी उसके पीछे पीछे आ गई और दरवाजे से सटकर खड़ी रही। विक्रम को देख बोलने का इशारा करने लगी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तो सीताराम, क्या बोल रहे थे हम? विक्रम ने सीताराम से पूछा। जी, वो पूजा के बारे में। अच्छा, तो सीताराम, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना गांव के भलाई के लिए ये पूजा तुम करो? विक्रम तारामती को तिरछी नजर से देखते हुए सीताराम को बोला। तारामती के दिमाग में कुछ तो छलावा शुरू था। मैं कैसे कर सकता हूं? सीताराम बोला। क्यों नहीं, मैं हूं ना। मैं सब समझा दूंगा, और गांव के भलाई के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। और तुम सोच रहे होगे कि मैं क्यों नहीं कर रहा ये पूजा। तो बात यह है कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखता। विक्रम सीताराम को हर तरह से पूजा करने को मानने की कोशिश करता है। आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। सीताराम आखिर मान गया। अगले दिन ही गांव में हवा की तरह यह खबर फैल गई। हर कोई सीताराम की वाह वाह करता था। पूजा के लिए अगली अमावस की रात तय की गई। यहाँ सीताराम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसे गांव की भलाई करने का मौका मिला, और ये मौका देने वाले विक्रम जी का भी वो शुक्रगुजार था। और उधर विक्रम परेशान था, पर अपनी धर्मपत्नी तारामती के सामने उसका कुछ नहीं चलता। और वो रात आ ही गई। गांव वालों ने उस दिन पूरे गांव में सीताराम को लेकर जुलूस निकाला। दावतें दी गई। रात के 11 बजे वो सब जंगल के बाहर आ गए। अब आगे सिर्फ सीताराम, विक्रम और गांव के कुछ पंचायत सदस्य ही जाने वाले थे। गांव वाले वहीं रुक गए। विक्रम के हाथ में लालटेन और सीताराम के हाथ में पूजा का सामान था। दिन में घना दिखने वाला जंगल रात में और भी डरावना दिख रहा था। बीच में ही किसी जंगली जानवर की आवाज रूह कपकपा देती थी। गुफा तक का रास्ता आसान नहीं था। देखा जाए तो रास्ता था ही नहीं। किसी को कांटे लगे तो कहीं जहरीले सांप फुदकार रहे थे। जैसे तैसे वो गुफा के पास आ गए। सीताराम, सीताराम। गुफा से फिर आवाजें आने लगी। सब लोग डर के मारे वहीं रुक गए। सिर्फ विक्रम और सीताराम गुफा की तरफ निकले। सीताराम का डर देखकर विक्रम उसे धीरज दे रहा था। अरे रुको मत, चलो, गुफा में चलो। जैसे ही सीताराम गुफा के अंदर गया, वैसे ही विक्रम ने गुफा का दरवाजा झट से बंद कर दिया। सीताराम चिल्लाने लगा, खोलो, खोलो। पर विक्रम ने एक न सुनी। वो वैसे ही चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागा। भागो, भागो, शैतान जाग गया, भागो। उसके पीछे गांव वाले भी भागने लगे, और तब तक भागे जब तक गांव न दिखता। देखते देखते 1 माह बीत गया। सीताराम वापस न आया, पर गांव की खुशहाली वापस आ गई। खेत खलिहान भर गए। एक दिन तारामती और विक्रम आंगन में चाय की चुस्की ले रहे थे। तारामती के चेहरे पर मुस्कान थी। देखा मेरे दिमाग का कमाल, रखवाले को उसका बलि मिल गया। गांव भी खुशहाल हो गया। उसके ये कहते ही विक्रम के चेहरे पर घनी उदासी छाई। उसने आधा चाय का कप टेबल पे रख दिया और अपने बगीचे की तरफ चल दिया। सीताराम के साथ किए बर्ताव पे उसे अफसोस हो रहा था, पर तारामती को अपने किए पर कोई अफसोस न था।
इस बार सीताराम बलि गया, न जाने अगली बार कौन जाएगा। गांव की खुशहाली की कीमत किसी न किसी को तो चुकानी पड़ेगी।